अगर मेरा ट्रांसप्लांट फेल हो गया तो मैं डायलिसिस पे वापस जाने के बजाय प्रेफर करूंगा कि मैं ख़त्म हो जाऊं। ऐसा शायद हर ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट का सोचना होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट थी एक पेशेंट एडवोकेट की मार्च 2025 में एक स्पेशल वर्कशॉप में अमेरिका में, जिसका नाम था अ न्यू एरा ऑफ कार्डियोवैस्कुलर किडनी मेटाबॉलिक हेल्थ, सेविंग हार्ट्स, किडनीज एंड लाइव्स। इस कॉन्फ्रेंस में, इस वर्कशॉप में गुर्दे के मर्ज को डायग्नोज और ट्रीट करने के क्या नए तरीके डिस्कस हुए, ये सब डिस्कस करेंगे हम आज की एपिसोड में। लेकिन उस सब में जाने से पहले हमें एक केस डिस्कस करना पड़ेगा जो मैंने पिछले हफ्ते देखा। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैस ज़काव फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए अपने घर वाले स्टूडियो से। पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए जिनका किडनी डिजीज़ डायग्नोज हुआ तकरीबन 8-9 महीने पहले, जब पहली दफ़ा उन्होंने किसी सिलसिले में क्रिएटिनिन चेक किया और वो था 1.4। उनको वही बेसिक दवाई स्टार्ट कर दी गई, कुछ डायग्नोसिस या डिटेल नहीं बताई गई, ना ही उन्होंने कुछ खास बॉदर किया। अब क्योंकि बाज़-औक़ात उनका क्रिएटिनिन ऊपर नीचे हो रहा था और उनको यूरिन में फोम नज़र आ रहा था, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। जब पूरी मैंने मेटाबॉलिक प्रोफाइल की, उसमें उनकी डायबिटीज़ निकली। वही चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ कि गुर्दे का मर्ज डायग्नोस होते ही आपने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को डायग्नोस करने की कोशिश करनी है। अगर अभी तक आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का नहीं पता चला, फिर फर्दर हिस्ट्री और डिस्कशन के दौरान मुझे पता चला कि 3 साल पहले उनके गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई थी स्टोन की वजह से। फिर मैंने उनको पॉइंट आउट किया कि एक्चुअली ये कहानी तब से और उससे भी पहले चल रही है, क्योंकि वो गॉल ब्लैडर, पित्ते की पथरियाँ, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, गुर्दे का मर्ज, ये सारे लिंक्ड हैं। और इसके साथ ही साथ सारी कार्डियोवैस्कुलर मेटाबॉलिक हेल्थ, आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपकी आंखें, आपके पाँव की शरियानें, आपकी टांगों की ब्लड वेसल्स, आपका पीनस, आपके सेक्स ऑर्गन्स, ये सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं, ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। इसी पॉइंट को रेज किया गया है कार्डियोवैस्कुलर किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से, जिसकी टर्म और प्रॉपर डेफिनेशन पहली दफ़ा पब्लिश हुई तकरीबन अक्टूबर 2023 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से, और मैं तब से इस टॉपिक को बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। अब इस सिंड्रोम, इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें, दिल, गुर्दे, मेटाबॉलिक हेल्थ, सारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, जहाँ जहाँ भी आपके ऑर्गन्स में ब्लड वेसल जाती हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये सेपरेट चीज़ें नहीं हैं। और जब आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसको डिस्कस करने का क्या मकसद है? दूसरे अल्फाज में इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक ऑर्गन डैमेज है, आपको दिल का मसला हो चुका है, तो आपका गुर्दा भी खराब है या खराब होने के रिस्क पे है। अगर आपको डायबिटीज़, शुगर है, तो इसका मतलब है कि आपकी आंख, आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, आपका गुर्दा खराब है या खराब हो सकता है। यानी कि आपने इनमें से किसी एक चीज़ की खराबी को भी एज सच नहीं देखना, बल्कि कंफर्म करना है कि दूसरी चीज़ ख़राब तो नहीं है। और अगर वो ख़राब नहीं है तो आपने जहन में रखना है कि वो ख़राब होने के, बीमार होने के रिस्क पे है। और इसके मुताबिक आपने अपनी इस हार्ट डिज़ीज़ को कार्डियोवैस्कुलर किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के असूल के तहत ही मैनेज करना है। अब उसका क्या मतलब है और वो कैसे करना है? क्या इसका मतलब है कि अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो दिल के डॉक्टर के साथ गुर्दे के डॉक्टर को भी जाके दिखाएं, या अगर आपको शुगर है तो आप पहले ही दिल और गुर्दे के डॉक्टर को दिखाना शुरू कर देंगे? नहीं, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है? उसको जो मल्टी लेयर टॉपिक है, मैं डिफ़ाइन करके पॉसिबली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ 4 से 5 नुकात में। इस सिलसिले में सबसे अहम जो कड़ी है वो है डॉक्टर्स। बेसिकली अब हमें अपने ट्रीटमेंट वाले बबल से ज़रा बाहर निकलना पड़ेगा और हर मरीज़ की एक बीमारी पे, उसकी कॉम्प्लिकेशन पे फोकस करने के बजाय सारे मरीज़ को एज ए होल देखना पड़ेगा। उसका मतलब यह है कि हम सब डॉक्टर्स को सीखना पड़ेगा
कि अगर इस इंसान को किडनी डिजीज़ है तो ये कार्डियोवैस्कुलर किडनी मेटाबॉलिक हेल्थ के स्पेक्ट्रम पे है, मैंने इसकी बाकी सारी हेल्थ को चेक करना है। इसी तरह अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो वो डॉक्टर सिर्फ उसकी हीमोग्लोबिन A1C या ट्रोपोनिन या एकोकार्डियोग्राम चेक नहीं करेगा, वो उसकी सारी मेटाबॉलिक प्रोफाइल चेक करेगा, उसकी लिपिड प्रोफाइल, उसका यूरिक एसिड, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी क्रिएटिनिन, उसके पेशाब में यूरिन, उसकी ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी, उसकी जनरल हेल्थ, उसका लाइफस्टाइल। जब तक हम इस ट्रीटमेंट को होलिस्टिक अप्रोच के साथ नहीं लेके चलेंगे और मरीज़ की किसी एक बीमारी पे फोकस करते रहेंगे, हमारा जो पूरा फोकस है वो ख़राब हो जाएगा और हमें अपने डॉक्टर्स को, अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को एजुकेट करना पड़ेगा कि इनमें से कोई भी एक बीमारी हमें डायरेक्ट करती है, हमें सोचने पे मजबूर करती है कि इस पेशेंट के पूरे जिस्म में बीमारी चल रही है जिसको हमने बेहतर करने की कोशिश करनी है। दूसरे नंबर पे आ जाता है पूरा हेल्थ केयर। पूरे हेल्थ केयर को भी मरीज़ को ट्रीट करने की अप्रोच चेंज करनी है, जिसमें हॉस्पिटल्स की एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती हैं, क्लिनिक्स की एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती हैं। अगर कोई पॉलिसी मेकर्स हैं उन इंस्टीट्यूशंस, उन क्लिनिक्स के, तो उनकी एजुकेशन आ जाती है कि हमने होलिस्टिक अप्रोच की तरफ जाना है, पेशेंट को सारे केयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी फिजियोथेरेपी। फॉर एग्जांपल रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट थी, डायबिटिक, किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, फिजिकली बहुत वीक थी और उनको मैंने कहा कि आप इस सारी कॉम्प्लिकेशन में से दवाइयों से नहीं निकल सकती, न्यूट्रिशन भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन फिजिकल थेरेपी करके आपको मसल बिल्ड करने पड़ेंगे और इस क्राइसिस से वॉक आउट अपनी स्ट्रेंथ की बेस पे करना पड़ेगा, नहीं तो आप इस दलदल में फंसी रहेंगी और कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इस तरह की हेल्थ केयर सिस्टम की अप्रोच होनी चाहिए और मरीज़ों को होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसमें उनकी आपस में कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है और मरीज़ की एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में एक्चुअली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन पूरे अमेरिका में तकरीबन 150 एक्सीलेंस सेंटर बना चुकी है, जिसका नाम उन्होंने रखा है कार्डियोवैस्कुलर किडनी मेटाबॉलिक एक्सीलेंस सेंटर्स, जहां पे वो कोशिश कर रहे हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और इसी तरह न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, साइकोलॉजिस्ट मिलके काम करके एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करें, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, ताकि जो बीच में मिसकम्युनिकेशन है, गैप्स हैं, वो ख़त्म हों और हम अपने हेल्थ केयर को बेहतर कर सकें। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा पेशेंट हिमसेल्फ। अब जो पेशेंट है उसकी एजुकेशन और अवेयरनेस में इजाफा करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ उसको कह देना ए दवाई खा लो, ए तुसी दाल नहीं खानी, ए चावल ताड़े बंद, ये कोई लॉन्ग टर्म हेल्दी अप्रोच नहीं है। उस पेशेंट को आपने एजुकेट करना है। मेरी तरह आपने मरीज़ों से बातें सुननी हैं, जुगतें सुननी हैं, गालियाँ खानी हैं कि ए डाइट चार्ट नहीं देंदा, पर मैंने डाइट चार्ट नहीं देना, मैंने आपका दिमाग का चार्ट सही करना है। तो आपने पेशेंट को फोर्स करना है कि तुम्हें अपने घर की और अपनी खुराक के बारे में खुद सोचना पड़ेगा, खुद अपना डाइट चार्ट डेवलप करना पड़ेगा। मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, मैं तुम्हें न्यूट्रिशनिस्ट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन सोचना तुमने खुद है, क्योंकि वो तुम्हारे घर का माहौल है। इसी तरह उन्हीं पेशेंट से आपने इस बात से भी जुगतें सुननी हैं कि तुमने साथ वाले अटेंडेंट का, जो तुम्हें लेके फिर रहा है पिछले 5 साल से, उसकी जनरल हेल्थ क्यों नहीं चेक करवाई, उसके ब्लड टेस्ट क्यों नहीं करवाए। और फिर जब वो कहे कि हाँ है, मैंने क्यों टेस्ट करवाने हैं, मरीज़ तो ये है, तो फिर आपने कहना है तू भी मरीज़ है, जब तक कि कंफर्म नहीं हो जाता कि तू मरीज़ नहीं है। और वो कंफर्म होगा बेसिक टेस्टों के साथ, क्योंकि एक ही घर में, एक ही इन्वायरमेंट में, एक तो बीमारियां कल्चरल जेनेटिक से रिलेटेड होती हैं, दूसरा जो बंदा आपका ख्याल रख रहा है, अगर आपने अपने ऊपर 1 करोड़ लगा दिया, क्योंकि 15,500 उस पर भी लगा दें, उसकी भी हेल्थ की वैल्यू कर लें, तो इसका मतलब है कि हमें अपने पेशेंट को एजुकेशन और अवेयरनेस देनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी सारी हेल्थ केयर पॉलिसीज़, हमारे सारे जो शचके हैं वो बिल्कुल धड़ाम करके नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि जो ही हमारा जाहिल पेशेंट उन चीज़ों को यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा, वो खुद भी क्रैश हो जाएगा, सारे हेल्थ केयर को भी क्रैश कर देगा। चौथे नंबर पे आ जाती है होलिस्टिक मैनेजमेंट। अब होलिस्टिक मैनेजमेंट के बेसिकली 2 सेगमेंट्स हैं। पहला तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि मरीज़ को, डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर को हमने एजुकेट करना है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल को बेहतर किए बगैर आप इन बीमारियों से जान नहीं छुड़ा सकते।
वो ऐसे ही है जैसे आप आग को बुझाएं नहीं और दरवाज़ा बंद करके बाहर से पानी मारते जाएं, तो वो आग शायद कभी नहीं बुझेगी। इसी तरह जब तक आप अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अपने वर्जिश की कमी, अपनी बेहुदा खुराक, अपना फजूल किस्म का सोने उठने का पैटर्न, अपना स्ट्रेस लेवल, अपनी मेंटल हेल्थ उसको बेहतर नहीं करेंगे, दवाइयाँ खाने से कुछ नहीं होने वाला और आपको अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। फिर दवाइयों के सिलसिले में हमारे पास वो नई दवाइयाँ आ चुकी हैं जो पूरे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि SGLT2 इनहिबिटर्स, मिनरलोकार्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, GLP-1 एगोनिस्ट। कुछ डॉक्टर सिर्फ मरीज़ को इम्प्रेस करने के लिए या मरीज़ की इस बात से बचने के लिए कि डॉक्टर ने तो मेरी दवाइयाँ ही नहीं चेंज की थी, पता नहीं पैसे किस चीज़ दे लेने, वो सिर्फ फार्मूला कोई ऐसी दवाई का दे देंगे जो अच्छी दवाई नहीं है। हमें इन दवाइयों और इन ट्रीटमेंट को भी थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा कि प्रेफरेबली हम ये दवाइयाँ यूज़ करें जिनसे पूरी पेशेंट की हेल्थ बेहतर होती है, ना कि वो दवाइयाँ जिससे सिर्फ ब्लड प्रेशर कम होना है या सिर्फ शुगर कम होनी है। तो ये होलिस्टिक अप्रोच हमें बहुत बेहतर बना सकती है एज ए फिजिशियन, एज ए हेल्थ केयर वर्कर और एज ए पेशेंट केयर गिवर। पाँचवें नंबर पे एक बहुत अहम चीज़ आ जाती है जिसको दुनिया में कहते हैं गवर्नमेंट और हेल्थ केयर पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के लेवल पे। साढ़े वाले पासे तुसी ना ही समझो, लेकिन अगर कभी गवर्नमेंट का फोकस हो, वो इन सब चीज़ों पे काम करना चाहे, तो वो उस लेवल पे काम कर सकती है जो कि एक आम प्राइवेट प्रैक्टिशनर, कम्युनिटी प्रोवाइडर मेरी तरह का नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज, अप्रोच बड़ी डिफरेंट किस्म की होती है। पैसे उनके थोड़े से लग जाते हैं, लेकिन काम बड़ा शशके वाला होता है। और उसकी बेस्ट एग्जांपल हमारी हेपेटाइटिस सी की कैंपेन आप देख लें, डेंगू की कैंपेन देख लें, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आई, लेकिन अगर वही काम कोई प्राइवेट लेवल पे बंदा करना शुरू कर दे तो उस तरह नहीं कर सकता। इसलिए अगर हमारी विश लिस्ट में है, कभी हमारी गवर्नमेंट का दिमाग इस तरफ आया हेल्थ केयर की तरफ, क्योंकि डायबिटीज़, मेटाबॉलिक क्राइसिस एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन चुका है, तो हम बहुत बड़ा चेंज इस गवर्नमेंट की पावर को पॉलिसीज़ की शक्ल में ला के यूज़ कर सकते हैं। एपिसोड को समराइज़ करते हैं कि हम एज ए डॉक्टर, एज ए केयर प्रोवाइडर अपने अपने बबल में बीमारियों की कॉम्प्लिकेशंस को और बीमारियों को ट्रीट करने में लगे हुए हैं। हमें इस अप्रोच को चेंज करके लाना पड़ेगा एजुकेशन और अवेयरनेस की तरफ, अर्ली स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस की तरफ, और हॉलिस्टिक केयर और प्रिवेंशन की तरफ। अगर हमने ये ना किया तो मेटाबॉलिक क्राइसिस हमें खा जाएगा, हमारे गुर्दे खा जाएगा। इसमें मैंने अपना रोल प्ले करना है, जो कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने एज ए पेशेंट अपना रोल प्ले करना है। अगर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं और इस एपिसोड को सुन रहे हैं, तो आपने अपना रोल प्ले करना है। आप अकेले की एजुकेशन से आपका पूरा स्टाफ, आपका पूरा क्लिनिक, आपका पूरा हॉस्पिटल उन इलाके के मरीज़ों की केयर को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। और अगर आप किसी लीडरशिप पोजीशन में हैं, कॉर्पोरेट में हैं, तो फिर तो क्या ही कहने, फिर तो आप अन्नी डाल सकते हैं। एनीवेज, आपने अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना है। मैं इस प्रिवेंटिव केयर, स्क्रीनिंग वाले मौजू को, हॉलिस्टिक केयर को, इस सारे गुर्दे के मर्ज को, कार्डियोवैस्कुलर किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बबल में लाता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा, आपकी आंखें खोलने की कोशिश करता रहूँगा। आपकी सपोर्ट का अभी तक का बहुत शुक्रिया। फ्यूचर में भी मैं आपकी सपोर्ट एक्सपेक्ट करता हूँ। मेरे लिए कोई कमेंट हो, कोई राय हो, कोई ओपिनियन हो, कोई फीडबैक हो तो आपने ज़रूर देना है। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।